आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सह्याद्री अकेडमी पर। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने खिलजी वंश तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें खिलजी वंश का पतन हो चुका था 1320 ईस्वी तक। आज हम सबको अध्ययन करना है तुगलक वंश के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर खिलजी वंश का जैसे ही पतन हुआ तो उसके बाद तुरंत तुगलक वंश कैसे आ गया। तो इसके विषय में जानना जरूरी, क्योंकि उसी से कड़ियां जुड़ती जाएंगी तो पता चलेगा कि आखिर तुरंत जैसे ही खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह उसकी मृत्यु होती है तो कहां से ये आते हैं, क्या ऐसा घटना घटती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी देते हैं। अच्छा, सबको इतना तो लगभग सामान्य तौर पे पता ही होता है कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। और पिछले वीडियो में बताया था कि खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह था, जिसका पूरा नाम नासरुद्दीन खुसरो शाह, जिसका कार्यकाल 1320 ईस्वी में समाप्त होता है। तो ये कहां से आ जाते हैं, तो इनके विषय में थोड़ा सा देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक हुआ करता था। ये जलालुद्दीन खिलजी के दौर में खिलजी वंश साम्राज्य में आता है और एक सामान्य से सैनिक के रूप में खिलजी वंश की सेना में भर्ती होता है। उसके पश्चात जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है तो ये अपनी वीरता, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर धीरे धीरे ऊंचे पदों तक पहुंचता है। उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी की भी मृत्यु हो जाती है, अंत के कुछ शासक आते हैं जिसमें खुसरो शाह या मुबारक शाह खिलजी। उस समय तक यह खिलजी वंश के किसी एक अच्छे खासे सूबा, जिसका नाम था दीपालपुर, ये पंजाब प्रांत में पड़ता था, वहां का ये सूबेदार या आज की भाषा में कह लीजिए गवर्नर बन जाता है। तो जब अंतिम शासक खुसरो शाह का शासन आता है तो आपको पहले ये बताया था कि खुसरो शाह जो है वो एक कन्वर्टेड मुस्लिम थे, मतलब वो पहले हिंदू हुआ करते थे, बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है और अंततः खिलजी वंश में राजा के पद पर बैठ जाता है। तो वो पहले तो अपने जितने भी दरबारी थे उनको प्रसन्न करने के लिए खुसरो शाह सबको अच्छे अच्छे पद देता है, जनता के प्रति थोड़ा सा अच्छी भावना रहती है। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक, वस्तुतः इसका नाम तब तक गाजी मलिक था, यह उस समय खिलजी वंश के दौर में दीपालपुर क्षेत्र का गवर्नर या सूबेदार था। यह खुसरो शाह का शासन स्वीकार नहीं करता और अपने साम्राज्य में विद्रोह कर देता है, मतलब खिलजी वंश के दौर में विद्रोह कर देता है और एक नारा लगाता है, इस्लाम खतरे में है। ऐसा नारा लगाकर सेना को दो टुकड़ों में बांट देता है, क्षेत्र को दो, एक राजा का गुट, एक इनकी तरफ का गुट। तो कुल मिलाकर इनमें विद्रोह होता है। अंततः गयासुद्दीन तुगलक और खुसरो शाह के बीच में युद्ध होता है और खुसरो शाह की हत्या हो जाती है। तत्पश्चात गयासुद्दीन तुगलक, ये इसको खिलजी वंश की साम्राज्य की जनता भी स्वीकार करती है, साम्राज्य के बड़े पदाधिकारी भी स्वीकार करते हैं और धार्मिक गुरु को भी इसका संरक्षण प्राप्त था। तो उन सभी की कृपा से सर्वसम्मत से गयासुद्दीन तुगलक जो है खिलजी वंश को प्रतिस्थापित करने के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है और इसी के साथ खिलजियों का समापन होकर एक नया वंश तुगलक वंश अस्तित्व में आ जाता है। आशा करते हैं ये एक पिछला इतिहास था कि तुगलक कहां से एंट्री कर लिए हैं, इसके विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। अब सीधे बात करते हैं तुगलक वंश पे। तो तुगलक वंश इसके पहले ही बता चुके हैं। तुगलक वंश, इसका कार्यकाल 1320 से 1414, कई जगह आपको 1412 मिलेगा, वो आगे बताएंगे जब समापन आएगा क्या था, लेकिन सामान्य तौर पे 1320 से 1414, लगभग 94 वर्ष का कार्यकाल था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला राजवंश था। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आते भी हैं कि रीअरेंज करिए दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का बढ़ते से घटते शासनकाल के क्रम में लगाइए, या सीधे पूछते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक समय तक राज करने वाला वंश कौन था या सबसे कम समय तक। तो ये सारी चीजें, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद था। इस चीज पे थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि वस्तुतः तुगलक वंश के यही थे, लेकिन जब 1398 के दौर में तैमूरलंग का आक्रमण हो जाता है तो इसी के काल में वो घटना, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इस पे चर्चा आएगी। फिलहाल अब हम सबको अध्ययन करना है सीधे तुगलक वंश के बारे में। अब देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक
संस्थापक था, इसने क्या कार्य कराए, क्या काम किए, उसमें अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं, हेडिंग डालते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसकी एक उपाधि थी, इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी शब्द हिंदी में इसका अर्थ होता है काफिरों का घातक, क्योंकि पहले ही बताया था कि इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक जो कि एक हिंदू से मुस्लिम बना था, तो कहीं ना कहीं उसी वजह से इसने इस तरह की उपाधि धारण की थी। खैर इसके इतिहास में हमें नहीं जाना, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि गाजी की उपाधि किसने धारण की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। दूसरी चीज आती है कि इसका वास्तविक नाम क्या था। जब तक ये दिल्ली की गद्दी पर आसीन नहीं हुआ था, तब तक इसका नाम गाजी बेग तुगलक या कई कई जगह गाजी मलिक भी लिख के आता है, गाजी मलिक। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, तुगलक का मतलब क्या होता है। कई आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुगलक, पहली चीज तो ये कोई वंश नहीं है, मतलब इस तरह की जाति या प्रजाति कहीं पे पाई नहीं जाती है। जब तक ये नहीं थे, इसके पहले ये कहीं नहीं पाए जाते थे। तो ये सब एग्जिस्ट कहां से किया, इसके विषय में कई सारे इतिहासकार और विद्वानों में मतभेद है। तो सिर्फ उन्हीं के विचार आपको बताते हैं कि कई जो अभी तक प्रमाणिक रूप से माना गया, उसके अंतर्गत ये है कि एक ऐसी संतान जिसका पिता उच्च वर्ग का हो और माता निम्न वर्ग की हो, तो इस प्रकार उत्पन्न संतान और वो आगे चलकर किसी भी राजगद्दी पर बैठी हो, तो उसे तुगलक कहा जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक, ये एक, इसकी माता निम्न वर्ग से संबंधित थी और पिताजी बलबन की सेना के दौरान एक उच्च वर्गीय पद पर थे या उच्च कुल के थे। तो इस वजह से इनको तुगलक कहा जाता है। इस चीज को केवल अपने दिमाग में रख लीजिए कि तुगलक क्या है, क्योंकि इसके पहले जो भी वंश आए या या आगे जो आएंगे वो कहीं ना कहीं पर हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनकी वंशावली है, लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं था। इस चीज में विद्वानों में मतभेद है और ये उन्हीं के विचार हैं। अब देखते हैं इसके बारे में कि दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर आसीन होने से पहले गयासुद्दीन तुगलक खिलजी वंश के अंतर्गत पंजाब क्षेत्र के दीपालपुर प्रांत का सूबेदार या गवर्नर हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के दरबार में अमीर खुसरो भी सेवा देते थे। अमीर खुसरो एक काफी इतिहास के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। उनके विषय में इसी राजवंश के बारे में अलग से एक टॉपिक बताना है, क्योंकि खिलजी के दौर में भी आए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि अमीर खुसरो ने इसकी बुद्धिमत्ता के बारे में वर्णन किया था। और एक चीज ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान आए हैं, उसमें से सबसे अधिक बुद्धिमान अगर किसी भी शासक को कहा जाता है तो वो गयासुद्दीन तुगलक को ही माना जाता है। इसी चीज यानी इसकी बुद्धिमत्ता के बारे में वर्णन करते हुए अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक तुगलकनामा में गयासुद्दीन के बारे में लिखा है कि गयासुद्दीन तुगलक अपनी मस्तक के शिरोवस्त्र में, अपने मस्तक के शिरोवस्त्र में 100 पंडितों के बराबर ज्ञान रखता था। शिरोवस्त्र का मतलब होता है मस्तक पर बांधा गया कपड़ा। सीधे सीधे आप पगड़ी समझ सकते हैं कि वो अपनी पगड़ी में 100 पंडितों के तुल्य या 100 बुद्धिमान व्यक्तियों के बराबर ज्ञान का भंडार रखता था। लेकिन पगड़ी का सीधा संबंध सरदारों से हो जाता है, और जो सिरो वस्त्र है, मतलब आपने देखा होगा जो मुस्लिम लोग होते, कई सारी मूवी में भी दिखाया जाता है कि वो लोग एक पगड़ी नुमा कपड़ा धारण करते हैं। तो ये इसकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया गया है कि ये इतना बुद्धिमान था। और हाँ, किसी भी फैसले को लेने से पहले अपने साम्राज्य के पदाधिकारी एवं दरबारियों से सहमति, उनके विचारों को सुनकर आगे कदम बढ़ाता था। इसी वजह से इसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे होते हैं। अगला पॉइंट है कि जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया इसके दरबार में भी थे, उस समय तक काल में थे। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक के भीषण मतभेद थे। थोड़ा सा इनके मतभेद के विषय में देखते हैं, ऐसा क्यों था। तो इसके पहले वीडियो में जो खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे, जिनका नाम था खुसरो शाह, तो जब वो राजा बनते हैं तो अपने आप को जनता और धार्मिक लोगों का पक्ष प्राप्त करने के लिए, उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका की मुद्रा इनको दान में दे दी थी। और जब ये शासक बनता है तो ये निजामुद्दीन औलिया से वो 5 लाख रुपए वापस मांगता है कि आप दीजिए, क्योंकि वो राज घराने से है, राजस्व से दिए गए थे, कोई उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दिए थे।
तो निजामुद्दीन औलिया ने इनकार कर दिया कि मैंने वो सारे पैसे धार्मिक कार्यों और जनता में वितरित कर दिए हैं, अब मैं वो नहीं दे सकता हूँ। तो इन कुछ वजह से इनके भीषण मतभेद थे। इसकी चर्चा आगे करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किए गए कुछ कार्य। तो उसमें एक सबसे प्रमुख कार्य है, जिस ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सबसे पहले नहर का निर्माण कराया था। इस चीज को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर कभी प्रश्न आता है कि किस शासक ने सबसे पहले नहर का निर्माण कराया था, तब तो गयासुद्दीन तुगलक उसका जवाब होगा। लेकिन अगर प्रश्न में हल्का सा चेंज कर दिया जाए कि किस शासक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था, तुरंत आंसर बदल जाएगा। वो भी तुगलक वंश का ही शासक था, फिरोज शाह तुगलक। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, कई बार इस तरह की गलतियां लोग कर देते हैं। तो यही है, सबसे पहले नहर का निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा किसने कराया? वो फिरोज शाह तुगलक था। आगे आएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने भी अलाउद्दीन खिलजी की भांति इसने सैन्य सुधार तथा भू राजस्व सुधार पर विशेष ध्यान दिया था। इसने भी अपने साम्राज्य के तहत सैनिकों को नगद वेतन देना, सैनिकों का हुलिया लिखना, भू राजस्व सुधार के तहत उसने बाजार सुधार, कर वसूली पद्धति, अनेक तरह के सुधार बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी की भांति इसने भी अपने साम्राज्य में सुधार किए थे। अगला तथ्य है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में कर वसूलने की ठेकेदारी प्रथा, वही इक्ता प्रथा, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा चेंज आ गया था कि अब जो इक्तादार थे या जो ठेकेदार थे उनकी नियुक्ति बोली लगाकर की जाने लगी थी। तो बोली लगाकर जब किसी को कर वसूलने का ठेका दिया जाता था तो इससे सीधे सीधे किसान को नुकसान होता था, क्योंकि बोली लगाने वाले किसान से ज्यादा मात्रा में कर वसूलते थे, जिसकी वजह से किसानों में और आम जनता में रोष व्याप्त था, उनका शोषण हो रहा था। इस बात को गयासुद्दीन तुगलक भली भांति समझता था। उसने ये एक कार्य किया था कि जो ठेकेदारी प्रथा थी उसको बोली लगाकर जो प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया था। उसने एक निश्चित मात्रा में कर वसूलने की पद्धति प्रारंभ की। इसके साथ ही साथ जब इसे कुछ अतिरिक्त कर वसूलना होता था, ध्यान रखिएगा, जब इसके साथ इसको कुछ अतिरिक्त कर वसूलना होता था तो वो एक नए प्रकार का कर इसने चलाया था जिसका नाम था फवाजिल। फवाजिल का हिंदी अर्थ ही कर होता है। ये इक्तादारों से या ठेकेदारों से लिया जाता था। किस प्रकार की भूमि से लिया जाता था, ये चर्चा इसी तुगलक वंश में अभी आगे कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसने नया सिर्फ इनसे वसूलना था। या कभी एक बार प्रश्न आया है कि फवाजिल क्या है, तो फवाजिल एक प्रकार का ये कर था। अगर अतिरिक्त राजस्व वसूली, जैसे आजकल सेस लगा देते हैं, तो लगभग वही मान के चलिए। तो ये एक प्रकार का कर हुआ करता था। अगला तथ्य देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक का प्रथम सैन्य अभियान 1321 में, गयासुद्दीन तुगलक का प्रथम सैन्य अभियान 1321 में तेलंगाना के विरुद्ध था। ये वही तेलंगाना है जहां के राजा प्रताप रुद्र देव हुआ करते थे। खिलजी वंश के दौर में इसको खिलजियों ने जीता था, लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात खिलजियों की पकड़ दक्षिण के क्षेत्रों पर कमजोर होने लगती है और दक्षिण के क्षेत्र इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हैं। तो इसी कड़ी में तेलंगाना के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और स्वतंत्र व्यवहार करने लगे थे। यह बात गयासुद्दीन तुगलक को ठीक नहीं लगी, तो उसने अपनी सेना को अपने पुत्र जूना खां, जिसका वास्तविक नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां के नेतृत्व में 1321 में तेलंगाना का अभियान करने के लिए भेजा। इसने तेलंगाना को हराकर उसको सीधे दिल्ली सल्तनत में मिलाया और साथ ही साथ एक काम किया, तेलंगाना का नाम बदलकर इसने तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर कर दिया था। ये कुछ घटना थी इस दौरान में। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस सुल्तान ने दक्षिण को राज्यों को जीतकर सीधे दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। प्रश्न आता है तेलंगाना का
नाम बदलकर क्या रखा गया था, सुल्तानपुर रखा गया था। तेलंगाना की राजधानी क्या थी, तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी। यहाँ के शासक कौन थे, प्रताप रुद्र देव थे। इसके अतिरिक्त कुछ और भी अभियान हुए थे। एक अभियान जरा ध्यान रखिएगा, इसने जाजनगर का क्षेत्र है वहां पे अभियान किया था। तो जाजनगर के क्षेत्र में एक अभिलेख था, राजमुंदरी का अभिलेख। उस अभिलेख में जो है गयासुद्दीन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है, दुनिया का खान। जाजनगर के राजमुंदरी क्षेत्र में एक अभिलेख मिला था, वहां पर इसकी तुलना की गई है, यानी इसकी प्रशंसा में लिखा गया कि गयासुद्दीन तुगलक दुनिया का खान कहा जाता था। अब आगे जरा कुछ तथ्य देख लेते हैं, इसमें कुछ अन्य कार्य भी किए थे। इसने तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया था। दिल्ली के समीप इसने तुगलकाबाद नामक शहर भी बसाया था और उसको कुछ दिनों के लिए अपनी राजधानी भी बनाई थी। वहीं पर इसने तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया था। कई बार ये प्रश्न आता है, तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने कराया था, गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। अगला पॉइंट, एक थोड़ी सी रोचक घटना है उसके बारे में जरा जिक्र करते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की जो है निजामुद्दीन औलिया से अच्छी नहीं बनती थी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, बंगाल में काफी अव्यवस्था फैल गई थी। तो बंगाल क्षेत्र की अवस्था को दूर करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक स्वयं उस क्षेत्र पर जाता है और उस क्षेत्र को युद्ध करने के पश्चात जब लौट रहा होता है तो अपनी राजधानी से 8 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र में रहता है, वहां पर निजामुद्दीन औलिया भी रहते हैं। तो होता क्या है, इन दोनों में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। तो एक कथन है, कई बार पूछा जाता है, वो जरा कथन लिखिए फिर बताते हैं। एक कथन था, हुनूज दिल्ली दूर अस्त। ये कथन निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हुनूज दिल्ली दूरस्त ये कथन किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए कहा था, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। इसका हिंदी अर्थ क्या है, इसका हिंदी अर्थ है, हुजूर दिल्ली अभी आपके लिए दूर है। कहीं ना कहीं ये सच साबित होता है। जब ये बंगाल के अभियान से वापस आता है, अपनी राजधानी से 8 किलोमीटर दूर था, तो ये निजामुद्दीन औलिया से कहता है कि मैं अपनी राजधानी जा रहा हूं, किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। तो ये भविष्यवाणी टाइप करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े फकीर थे और इनसे अच्छी बनती भी नहीं थी। तो इन्होंने ये कथन कहा था, हुजूर दिल्ली अभी आपसे दूर है, आप वहां मतलब पहुंच नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं ये घटना सत्य होती है और गयासुद्दीन तुगलक वास्तव में अपनी राजधानी नहीं पहुंच पाते हैं। रास्ते में जूना खां के महल में, जूना खां के महल में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। जूना खां का महल इसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इसके विषय में कई सारे विद्वानों का अलग राय है कि इसको एक साजिश के तहत मारा गया था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक जूना खां के महल में विश्राम कर रहा था, अचानक से लकड़ी का बना हुआ पूरा जूना खां का महल टूट जाता है और इसी के ऊपर गिर जाता है, अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कुछ तथ्य थे। एक दो पॉइंट और है, जरा उन्हें देख लेते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। और सबसे विशेष तथ्य है कि अपने मकबरे का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं कराया था।
के समीप स्थित है। और इसके मकबरे की सबसे खास बात यह है कि यह भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य कला का सबसे पहला नमूना था। भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य की पहली कृति थी। ये कुछ तथ्य थे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अंततः 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात इसका पुत्र, जिसका नाम जूना था, वास्तविक नाम उसका मोहम्मद बिन तुगलक था, वह राजगद्दी पर बैठता है, अगला राजा बनता है। उसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरा तथ्य समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई समस्या या प्रॉब्लम है तो आप सीधे कमेंट के माध्यम से इसे पूछिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।